स्वागत फ्रेंड आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल अवध वॉरियर पर। और इसके पहले की श्रृंखला आप लोगों ने देखा होगा। यूपीपी यूपीएसआई की तैयारी करने वाले हमारे सभी छात्र छात्राएं पॉलिटी सीरीज में उनके लिए बिल्कुल निःशुल्क पीवाईक्यू सीरीज चलाई जा रही है। और मैं पुनः इस बात को आपको बताना चाहता हूं कि इस प्लेटफॉर्म पर आपको थ्योरी की क्लास, टेस्ट सीरीज और पीवाईक्यू सभी बिल्कुल निःशुल्क मिल रहे हैं। तो स्वयं भी जुड़ जाइए, अपने दोस्तों को भी जोड़ लीजिए और बढ़िया व्याख्या के साथ हमारी पूरी टीम जो है ज़बरदस्त आपके मुकाम तक पहुंचाने के लिए तन्मयता से लगी हुई है। उम्मीद कि आप भी सहयोग करेंगे। ये आपका अपना चैनल है और जिस पर ज्ञान की गंगा लगातार प्रवाहित हो रही है। आप जितना बढ़िया इसमें गोता लगा पाएंगे अपने जीवन को उतना धन्य करेंगे। तो इसकी पहली सीरीज आपने देखा होगा। दूसरी सीरीज में मैं इससे आगे सवाल आपके लिए लेकर के हाजिर हूँ और पॉलिटी के इतने आसान सवाल कि अगर दोबारा आपको आयोग इन्हीं सवालों को फिर दे दे तो आप इन प्रश्नों को किस तरह से सॉल्व करेंगे। आज की क्लास में इस पूरी बातों पर चर्चा करेंगे। हम लोग सवाल को देखेंगे। ये प्रश्न आयोग के द्वारा पूछे गए सवाल हैं जिन पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। सवाल आपके सामने है प्यारे साथी। प्रश्न है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सूची भारत के संविधान की अनुसूची में उल्लेखित है। ऑप्शन है दूसरी, चौथी, तीसरी और पहली। तो संघ राज्य क्षेत्र है ना, केंद्र राज्य क्षेत्र लिखना था। इसका जिक्र है किसमें? पहली अनुसूची में इसका उल्लेख मिलता है। पहली अनुसूची में। आप जानते हैं दूसरी अनुसूची में, अनुसूचियों के बारे में मैंने पिछले क्लास में भी आपको स्पष्ट बताया था कि हमारे संविधान में मूल कितनी अनुसूचियां हैं। तो मूल 8 हैं और वर्तमान में अगर कहें तो वर्तमान में कितनी हो चुकी हैं? 12 अनुसूचियां। यानी कितनी अनुसूचियों में वृद्धि हुआ है? तो 8 में कितना जोड़ेंगे कि 12 हो जाएगा? तो स्वाभाविक आप उत्तर देंगे 4। और ये 4 अनुसूचियां जो जोड़ी गई हैं, आपकी 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं और 12वीं। 9वीं अनुसूची जोड़ी गई पहले संविधान संशोधन के द्वारा, अधिनियम 1951। 10वीं अनुसूची जोड़ी गई 52वां संविधान संशोधन, अधिनियम 1985। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई 73वां संविधान संशोधन, सीए मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992, 1992। और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 73वां संविधान संशोधन, अधिनियम 1992। यही 4 अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई हैं। बाकी आप जानते हैं दूसरी अनुसूची में क्या है? वेतन और भत्तों का उल्लेख है। वेतन और भत्ते, प्रमुख संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते का उल्लेख है। चौथी अनुसूची जो है ये राज्यसभा में सीटों का आवंटन या बंटवारा, सीटों का आवंटन या बंटवारे का जिक्र आता है। तीसरी अनुसूची जो है शपथ एवं प्रतिज्ञान, शपथ एवं प्रतिज्ञान का उल्लेख है। यहाँ एक बात आप ध्यान दे सकते हैं प्यारे साथी, वो ये है कि शपथ एवं प्रतिज्ञान के संदर्भ में कि सभी संवैधानिक प्रमुख पदाधिकारी शपथ लेंगे किस अनुसूची के तहत? तीसरी अनुसूची के तहत। लेकिन यहाँ पर अगर हम आपको बताएं तो अपवाद हैं जो अनुसूची 3 के तहत शपथ नहीं लेते हैं। ये 3 नाम आप याद रख लो, भाई आपका एग्जाम बिल्कुल आसानी से सरलता से क्लियर हो जाएगा। पहला तो राष्ट्रपति अपवाद है जो अनुसूची 3 के तहत शपथ नहीं लेता है। दूसरा नाम हम कहेंगे उपराष्ट्रपति, दूसरे अपवाद में क्या आ जा रहे हैं? उपराष्ट्रपति। और प्यारे साथी तीसरा जो नाम है वो है राज्यपाल। ये 3 व्यक्ति हैं जो अनुसूची 3 के तहत शपथ नहीं लेते हैं। राष्ट्रपति शपथ लेता है किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 60 के तहत। उपराष्ट्रपति शपथ लेते हैं किसके तहत? अनुच्छेद 69, 69। और राज्यपाल शपथ लेते हैं अनुच्छेद 159। इतनी बातें आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला प्यारा खूबसूरत सवाल आपके सामने है। देखो अभी हम लोगों ने इस पर व्याख्या भी की है। उम्मीद कि आप फटाक आंसर मारेंगे। ऐसे ऑप्शन जब दोबारा मिल जाए तो बिल्कुल आप ऐसे गोला भरो कि जैसे रॉकेट लॉन्च होता है। सवाल है, शपथ और अभिपुष्टि के रूप में भारत के संविधान की अनुसूची उल्लेख किया गया है।
तीसरी, चौथी, दूसरी और पहली। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि शपथ का जिक्र किसमें अनुसूची में किया गया है, तो शपथ का जिक्र किया गया है अनुसूची 3 में। दूसरी में वेतन भत्ते, पहले में संघ राज्य और चौथी में राज्य सभा में सीटों का आवंटन। अगला सवाल है, जब संविधान को पहली बार अपनाया गया तो उसमें कितने अनुच्छेद थे? ऑप्शन आपके सामने है, 395, 415, 440, 375। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 395। हम लोग अगर बात करते हैं प्यारे साथी मूल संविधान की, तो यहाँ इस बात को खूब ध्यान में रखो। मूल संविधान से संबंधित कुछ बातें आपके एग्जाम के लिए बेहद खास होने वाली हैं, इन्हें आपको ध्यान में रखना है। एक तो मूल हमारे संविधान में अनुच्छेद कितने थे? तो मूल संविधान में हमारे अनुच्छेद थे 395। कितने भाग हुआ करते थे मूल संविधान में? तो मूल संविधान में 22 भाग थे। और मूल संविधान में अनुसूचियां कितनी थी? तो हमारे मूल संविधान में अनुसूचियां हुआ करती थी प्यारे साथी कितनी? 8। ये मूल है। लेकिन अब यहां अगर आप पूछे कि वर्तमान की स्थिति बताइए कि वर्तमान में संविधान में क्या स्थिति है, तो वर्तमान में आप ध्यान रख सकते हैं कि वर्तमान में अगर कहा जाए तो हमारे अनुच्छेद की संख्या में वृद्धि हो चुकी है। ये लगभग 470 से अधिक कह सकते हैं, कहीं कहीं 445 बताते हैं, जो भी है पर ज़्यादा है क्योंकि क्लास कई जुड़ चुके हैं। और वर्तमान में अगर हम लोग भाग की बात करें तो पहले भाग थे प्यारे साथी कितना? 22 भाग थे। और अभी भाग कितने हो चुके हैं? तो अब भाग हो चुके हैं आपके 25। आरंभ में कितने थे? तो आरंभ में थे 22, अभी हो चुके हैं 25। और तीसरी बात ध्यान रखना कि आरंभ में अनुसूचियां कितनी थी? तो आरंभ में अनुसूचियां थी आपकी 8, अभी वर्तमान में कितनी हो चुकी हैं? 12। ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, मिस नहीं करना। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए ये है, इसे आप खूब याद करके रखें। ठीक है, और ये 2 पॉइंट इनको भी आप ध्यान में रख सकते हैं। अगले सवाल पर आते हैं। सवाल बहुत ही बेहतर है और बहुत महंगा सवाल है। महंगा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सवाल इतना महंगा है कि हमको ये वर्दी दिला सकता है हमारे छात्र छात्राओं को, जो अपने इस युवा उम्र में बिल्कुल अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं। प्यारे साथी, मैं आपको बताऊं कि अपने काम को करते समय इतनी तन्मयता रखो, इतना ध्यान रखो, मस्तिष्क को इतना एकाग्र करो कि किसी प्रकार की बाधा का प्रवेश होने न पाए। और अगर किसी प्रकार की बाधा का प्रवेश होने नहीं पाया तो स्वाभाविक है आप भी अर्जुन की तरह केवल और केवल अपने लक्ष्य को ही देखोगे, क्योंकि इस युवा उम्र में बहुत सारे तूफान चलते हैं, बहुत सारे तूफान चलते हैं। सबको विराम देकर आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान रखना है। प्रश्न आपके सामने है कि किसके मार्गदर्शन में भारत के संविधान में मूल दस्तावेज में हस्त निर्मित संविधान की गई थी, है ना? इस पर हम लोग खूब बढ़िया व्याख्या किए हैं, है ना? इसके पहले का आपने श्रृंखला देखा होगा तो खूब अच्छे से समझा होगा। ऑप्शन है अवनींद्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, विनोद बिहारी मुखर्जी, नंदलाल बोस। तो कौन है सही? ऑप्शन हो जाएगा नंदलाल बोस। नंदलाल बोस शांति निकेतन से जुड़े हुए थे। शांति निकेतन चित्रकारों का एक बड़ा संस्था था, शांति निकेतन, वहां से जुड़े हुए थे। नंदलाल के बारे में कहते हैं प्यारे साथी, इनके बारे में बताया जाता है कि इनका जन्म जो हुआ था ये बिहार की धरती के वीर पुरुष थे। जन्म इनका कहाँ हुआ? बिहार के मुंगेर जिले में इनका जन्म हुआ था। बिहार के मुंगेर जिले में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने ही, नंदलाल बोस ने ही हमारे संविधान को सुंदर चित्रों से सजाया था। इनके साथ सहयोगी थे राम निहोर सिन्हा। संविधान को सुंदर चित्रों से अलंकृत किया या सजाया नंदलाल बोस ने। प्यारे साथी ध्यान रखना, हमारा संविधान जो है, भारतीय संविधान, वो भागों से मिलकर बना है। हमारा भारतीय संविधान 22 भागों में बटा है मूल रूप से, और कुल अभी तो वर्तमान में 25 हो चुके हैं। तो इन्होंने 22 भागों को सजाने का प्रयास किया, और इस 22 भाग को सजाने में
ध्यान रखना इस बात को कि 22 भाग सजाने में, इनको 22 भाग को अलंकृत करने या सजाने में 4 वर्षों का समय लगा है। 4 वर्षों का समय लगा। और ये महापुरुष कौन थे? नंदलाल बोस साहब। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा सही है? ऑप्शन है कि उनके पास केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई को तलाशी और सख्ती करने के लिए प्राधिकृत करने का अधिकार है। कथन भी है कि लोकपाल को भ्रष्टाचार के आरोप से जुड़े सरकारी नौकर के तबादले अथवा निलंबन की सिफारिश करने का अधिकार है। तो इसका प्यारे साथी ऑप्शन ए और बी दोनों ही क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। और इसको मैंने खूब डिटेल से आपको क्लास में पढ़ाया, तो वहां पर आप इसको देख सकते हैं। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुसार इनमें से कौन सी भारत की राष्ट्रीय भाषा है? ऑप्शन ए है कि भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, बी है हिंदी और अंग्रेजी है, सी है हिंदी है और डी है अंग्रेजी है। तो मेरे प्यारे साथी, भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। हमको भी इसी बात को स्वीकार करना होगा कि भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। हम लोग बात करते हैं किस संदर्भ में? राजभाषा के संदर्भ में। तो हमारी राजभाषा का जिक्र किया गया है। हमारी राजभाषा है हिंदी, राष्ट्रीय भाषा कोई नहीं है। और राजभाषा का जिक्र हमारे संविधान के अगर पहलुओं की बात करें तो ध्यान ये रखना है कि भाग 17 में राजभाषा का जिक्र है। भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक, और ये कुल 4 अध्यायों में बटा हुआ है। राजभाषा हमारा कितने अध्यायों में बटा है? 4 अध्यायों में बटा है। ये 4 अध्याय आप अगर ध्यान देंगे तो स्वाभाविक है राजभाषा संबंधी जानकारी आपकी बिल्कुल प्रामाणिक हो जाएगी। एक तो बात की गई है पहले अध्याय में कि संघ की राजभाषा क्या होगी? संघ की राजभाषा, संघ की राजभाषा। दूसरी बात इसमें की गई है, दूसरे संदर्भ में दूसरे अध्याय पर जो बात की गई है वो ये है प्रादेशिक भाषाएं। प्रादेशिक स्तर पे क्या भाषा होगी? प्रादेशिक भाषाएं, ये दूसरा अध्याय है। और तीसरे अध्याय में चर्चा की गई है HC मतलब हाई कोर्ट, SC मतलब सुप्रीम कोर्ट की क्या भाषा होगी। और इसके अलावा विशेष निर्देश दिए गए हैं। तो विशेष निर्देश में या विशेष निर्देश में किसको शामिल किया गया है? ध्यान ये रखना है यहां पर आपको प्रमुख चीजों में। पहला तो यही ध्यान रखना है प्यारे साथी कि संघ की जो भाषा का जिक्र किया गया है तो इसका जिक्र है अनुच्छेद 343 से 344 तक। 343 से 344 तक जिक्र है किस भाषा का? संघ की भाषा का। और 345 से लेकर के 347 तक, 345 से 347 तक। और वहीं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा के संदर्भ में अगर बात करते हैं तो ये आपका 348 से 349 तक इनका जिक्र मिलता है। और भाषा निदेश के बारे में बात करें तो ये आपका उल्लेख मिलता है 350 से 351। यहां प्रमुख बातें एक और आप ध्यान रख सकते हैं। उन प्रमुख बात में क्या कि आपको एक प्रमुख बातें यहां पर याद रखना होगा। और उस प्रमुख बात में अगर मैं आपको बताऊं तो ये है राजभाषा आयोग का। राजभाषा आयोग का, राजभाषा आयोग के लिए आपको ध्यान रखना होगा कि राजभाषा आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है। इसका गठन, पहला पॉइंट याद रख लेना प्यारे साथी, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और राजभाषा आयोग का गठन का जिक्र किस अनुच्छेद में है? ये दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि इसका जिक्र अनुच्छेद 344 में है। और ध्यान रखना कि प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया तो प्रथम राजभाषा आयोग का गठन बीजी खेर की अध्यक्षता में, बीजी खेर की अध्यक्षता में 1955 में गठन हुआ। और इन्होंने 1956 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी।
और इसका गठन कौन करता है? राष्ट्रपति। संविधान के समाप्ति के आरंभ में 5 वर्ष बाद, उसके बाद पुनः 10 वर्ष बाद राष्ट्रपति राजभाषा आयोग का गठन करेगा, जो हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देगा और अंग्रेजी के प्रयोग को कम करेगा। और आप सभी जानते हैं हमारी राजभाषा क्या है, तो हमारी राजभाषा भी हिंदी है और हम लोग जहाँ हैं हमारी मातृभाषा भी हिंदी है, क्योंकि हिंदी को संविधान में स्वीकार किया गया 14 सितंबर 1949 को। इसीलिए 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं, हिंदी दिवस मनाया जाता है। इतनी बातें प्यारे साथी अगर नोट करेंगे तो राजभाषा की एक थोड़ी सी जानकारी आपको उस संदर्भ में हो जाएगी प्रश्न और उत्तर की श्रृंखला में। बाकी क्लास में इस पर हम लोग डिटेल से चर्चा किए हैं। अगला सवाल है, यूनाइटेड किंगडम की संसद के कौन से अधिनियम के बारे में कहा जाता है कि वो भारत में उदार तानाशाही और जिम्मेदार सरकार की उत्पत्ति के अंत को दर्शाता है? तो प्रश्न है आपका ये और उत्तर है कि भारत सरकार अधिनियम 1935, चार्टर अधिनियम 1813, भारत सरकार अधिनियम 1919 और भारत सरकार अधिनियम 1915। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919, जिस पर कर हम लोगों ने हर एक बिंदु पर चर्चा की और इसके हर एक तथ्य जो आपके एग्जाम के लिए खूब काबिल है और महत्वपूर्ण है उन पर हम लोगों ने बात किया, इसे हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। ये सचिव और वायसराय मिल करके इस अधिनियम को तैयार करने में बड़ी भूमिका निभाई थी, इसलिए इसे संज्ञा भी हम लोग देते हैं, अन्य नाम से भी जानते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। और भारत का कौन सा अधिनियम है जिसे श्वेत दस्तावेज कहते हैं? 1935 का। और ये अधिनियम लागू रहा 25 जनवरी 1950 तक, है ना। हमारे संविधान के लागू होने के एक दिन पहले तक 1935 का अधिनियम था। अगला सवाल है, को भारत राजतंत्र समाप्त करने वाला राष्ट्रमंडल का पहला देश बन गया। हालांकि इस निर्णय के बावजूद इसने कॉमनवेल्थ की सदस्यता जारी रखी। 28 अप्रैल 1949 को, 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को और 16 अगस्त 1947 को। मेरे प्यारे साथी, ये दिन बहुत ऐतिहासिक है, ये यादगार पल है, ये हमारे लिए बड़ा स्वर्णिम पल था कि जब हम लोगों ने राजतंत्र का बिल्कुल अंत किया है। और इस राजतंत्र का अंत हम लोगों ने कब किया? तो राजतंत्र का अंत हो गया है 26 जनवरी 1950 को, राजतंत्र का अंत हो गया। और हमारे यहाँ हमारा भारत क्या हो गया? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। हम कैसे बन गए? लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो भारत का स्वरूप कैसा है प्यारे साथी? लोकतंत्रात्मक गणराज्य। और हम जिसके अधीन थे उनका शासन व्यवस्था कैसा है? राजतंत्रात्मक गणराज्य। गणराज्य भारत में, जैसे गणराज्य की प्रमुख बातें क्या है कि मित्र, ब्रिटेन के संदर्भ में गणराज्य जो होता है वो पद वंशानुगत होता है, और गण यानी मुखिया जो होगा देश का वो वंशानुगत होगा ब्रिटेन के संदर्भ में। भारत में गण का जो प्रमुख होगा वो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होगा, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होगा। यानी भारत में गणतंत्र जो है, गण प्रमुख जो होगा वो वंशानुगत ओहदा नहीं होगा। और हमारे यहाँ कैसी शासन का स्वरूप है? लोकतंत्रात्मक गणराज्य। और हम लोग राजतंत्र का अंत करने के बाद कब किया? 26 जनवरी 1950 को। और हम लोग सदस्य बने किसके? कॉमनवेल्थ गेम के, कॉमनवेल्थ के। कॉमनवेल्थ में वो लोग सदस्य बनते हैं जो ब्रिटिश सत्ता के अधीन रहे थे, और कॉमनवेल्थ की सदस्यता हम लोगों ने स्वीकार कर ली राजतंत्र का अंत करने के बाद। इसके अलावा बात करते हैं कॉमनवेल्थ का गठन 1926 में हुआ और इसका हेडक्वार्टर है लंदन में। लंदन किस नदी के किनारे है कमेंट करके आप बताना। और अभी कॉमनवेल्थ में, या जिसे हम राष्ट्रमंडल कहते हैं, इसमें सदस्य देश की संख्या बढ़कर कितनी हो चुकी है? तो सदस्य देश की संख्या लगभग 56 हो चुकी है। कितने सदस्य हैं? 56 देश इसमें शामिल हैं कॉमनवेल्थ या राष्ट्रमंडल में। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्यारा सवाल बहुत ही बेहतर रहा और कई बार ये सवाल पूछा जा चुका है। एक ही नाम है जो बार बार इस प्रश्न को सजाता है। नाम आपके सामने है, ग्रैनविल ऑस्टिन। ग्रैनविल ऑस्टिन के बारे में यहां ध्यान में रखना। ग्रैनविल ऑस्टिन
द्वारा गढ़ा गया एक शब्द जिसका अर्थ है ऐसी व्यवस्था जो मजबूत केंद्रीय सरकार को जन्म देती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इसमें प्रदेशों की सरकारें जो कि केंद्रीय नीतियों का कार्यान्वयन करती हैं कमजोर पड़ जाती हैं। ये उदाहरण किस स्वरूप में माना जाता है, कैसा उदाहरण इसे हम लोग मानते हैं? ऑप्शन है सहकारी संघवाद का, दोहरी संघवाद का, सहायक संघवाद और आस्मितिक संघवाद। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सहकारी संघवाद का उदाहरण पूछा जाता है। इनके नाम का ये सवाल बहुत फिक्स है, इसे रट लीजिए, इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। नेक्स्ट सवाल है जिस पर हम लोग कई बार बात कर चुके हैं, भारतीय संविधान की मूल हस्तलिखित कॉपी कहाँ रखी गई है? विकल्प सामने है आपके, मूर्ति भवन दिल्ली में, राष्ट्रीय म्यूजियम दिल्ली में, संसद की लाइब्रेरी में और राष्ट्रपति भवन में। तो प्यारे साथी ये रखी गई कहाँ? संसद की लाइब्रेरी में। आज भी हमारे मूल भारतीय संविधान को सुरक्षित रूप में रखा गया है। हम लोगों ने बात भी किया था कि हमारे भारतीय संविधान को हाथों से या उसकी नकल प्रति किसने लिखा था? प्रेम बिहारी नारायण राय, ज़्यादा नहीं, इटैलिक शैली में खूबसूरत उन्होंने इसको लिखा था और हिंदी में कृष्ण कुमार वैद्य जी ने इसको व्यवस्थित किया है। अगला प्रश्न है कि पहली बार विधायिका में द्विसदनीय व्यवस्था कहाँ लागू की गई? हम लोगों ने इसके पहले इस पर खूब चर्चा की है और खूब बात इस पर समझा भी है। तो ऑप्शन है आपके सामने कि भारत सरकार अधिनियम, अच्छा ईयर इसमें नहीं दिया गया है, तो यहां समझना है भारत सरकार अधिनियम, फिर निदेशक सिद्धांत, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। तो देखो भारत सरकार अधिनियम की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ अब टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, भारत सरकार अधिनियम 1919, निदेशक सिद्धांत जिन्हें हम लोग डीपीएसपी कहते हैं, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जिस पर हमने कल बात किया था, और संविधान सभा। तो इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा वो भारत सरकार अधिनियम 1919 ने पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत की थी। एक थी राज्य परिषद जिसे हम लोग उच्च सदन कहते थे, और दूसरा था विधान सभा जिसे हम लोग निम्न सदन कहते थे। ये उच्च सदन था 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के अधिनियम के अंतर्गत, और विधानसभा जो था इसे हम लोग निम्न सदन कहते थे, और ये पहली बार शुरुआत किया गया 1919 के अधिनियम में। पिछली क्लास की व्याख्या अगर देखेंगे तो स्वाभाविक ये प्रश्न आप तुरंत ही सही करते। अगला सवाल है, वृषभ को चक्र और अश्वयुक्त सारनाथ का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में भारत सरकार द्वारा अंगीकृत किया गया। ऑप्शन आपके सामने है, 2 अक्टूबर 1950 को, 24 जनवरी 1949 को, 26 जनवरी 1950 को और 15 अगस्त 1947 को। आप भी फटाफट कमेंट करो, मैं देखना चाहता हूं हमारे किस छात्र के द्वारा इसका आंसर सबसे पहले बताया जाता है। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथी 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में इसे स्वीकार किया गया। अब मैं यहां पर अगर आपको बताऊं तो इसके पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपका ज्ञानवर्धन अगर कर दूं इस टॉपिक में तो और भी जानकारी आपकी बढ़ जाएगी। कि ज्ञानवर्धन के संदर्भ में ध्यान ये रखना है कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज कब स्वीकार किया गया? राष्ट्रीय ध्वज एक तो इसको जान लेते हैं, जो स्वीकार किया गया 22 जुलाई 1947 को। कहां पर? संविधान सभा के द्वारा। कल पूरी क्लास हम लोगों ने इस पर बात की कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगा पहली बार किसने फहराया, कब फहराया, आगमन कैसे हुआ, विदेशों में कैसे गया, हर एक बिंदु पर चर्चा है। फिर हम लोग बात करते हैं राष्ट्रगान। संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया। इसी क्रम में हम लोग बात करते हैं कि राष्ट्रगीत को कब स्वीकृति मिली, और इसी क्रम में हम लोग जो बढ़ते हैं राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान, राष्ट्रीय गीत, तो राष्ट्रीय पंचांग की भी चर्चा करते हैं कि राष्ट्रीय पंचांग को कब स्वीकृति दी गई। राष्ट्रीय पंचांग, और फिर बात करते हैं इसी क्रम में राष्ट्रीय पक्षी को कब अंगीकृत मिला या स्वीकार किया गया। और राष्ट्रीय पक्षी हमारा क्या है? मोर, आप सभी जानते हैं। और यहीं पर बात करें तो राष्ट्रीय मुद्रा को कब स्वीकृति दी गई। राष्ट्रीय मुद्रा जिसका सिंबल बदल चुका है, रुपए के हमारे सिंबल ऐसा है, इसे IIT मुंबई के प्रोफेसर डी उदय कुमार ने बनाया था।
और अगली बात करें जो आखिरी वो बिंदु ये ध्यान रख सकते हैं यहां पर कि राष्ट्रीय जलीय जीव को कब स्वीकृति मिली। राष्ट्रीय जलीय जीव, और राष्ट्रीय हमारा जलीय जीव क्या है, चलो फटाफट कमेंट करके आप बताओ कि राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है। जलीय जीव, तो राष्ट्रीय जलीय जीव है प्यारे साथी हमारा डॉल्फिन। अब क्या इतनी बात जानना महत्वपूर्ण है? नहीं, महत्वपूर्ण तो है ये, पर इसमें व्यापक जानकारी तो तब मायने रखती है जब हम इसकी तिथि जान लें, क्योंकि आयोग इसका डेट पूछता है और इसकी डेट को आप थोड़ा भी मिस नहीं करेंगे, क्योंकि राष्ट्रगान को संविधान सभा ने स्वीकार किया 24 जनवरी 1950 को, जो हमारे संविधान सभा की आखिरी बैठक थी। राष्ट्रगीत भी स्वीकार किया गया 24 जनवरी 1950 को। प्यारे साथी, राष्ट्रीय पंचांग, हमारा राष्ट्रीय पंचांग स्वीकार किया गया 22 मार्च 1957 को। 22 मार्च 1957 को, इसे नोट डाउन कर लेना, आपके लिए बेहद खास होगा। और राष्ट्रीय पक्षी के रूप में मोर को कब स्वीकृति मिली, तो यह स्वीकृति मिली 26 जनवरी 1963 को। 26 जनवरी 1963 को। और राष्ट्रीय मुद्रा को कब स्वीकार किया गया, तो इसे स्वीकृति मिली 15 जुलाई 2010 को। और राष्ट्रीय जलीय जीव को कब स्वीकृति मिली, तो इसे मिली 18 मई 2010 को। अगर इतने तथ्य के आप मालिक हो गए तो स्वाभाविक है आप तैयारी में अपने बिल्कुल अर्जुन की तरह धावक बन जाएंगे मेरे लाल। और ये और केवल कहाँ मिल सकता है, अवध वॉरियर पर। ऐसा फेंक नहीं रहे हैं, दिख रहा है आपको, ठीक है। भरोसा कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी जोड़िए। अगला सवाल बिल्कुल और ही बेहतर और लल्लन टॉप है। सवाल आपके सामने है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है। अब इतने रसगुल्ला टाइप के सवाल अगर नहीं कर सकते हो तो मुझे लगता है फिर आप सितारा कैसे आपको मिलेगा। तपना तो पड़ेगा मेरे लाल ना, मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि शरीर की ऐसी तैसी हो जाए, आंखें बंद होना शुरू हो जाए, आंखें कहें मालिक बहुत तपस्या हो गई, घनघोर तपस्या एक बार, क्योंकि सब कुछ लौट सकता है, समय नहीं लौटेगा। अब पता है तुम रिश्तेदारी में बर्थडे मना रहे हो, बुआ के यहाँ शादी में हो, और पेपर की डेट नहीं बदलेगी माय डियर। इसलिए खूब मेहनत करो, जबरदस्त मेहनत करो। मेहनत ऐसी करो जैसे हम लोग आपके लिए लगे हैं, ऐसे आप भी एकदम लग जाओ। 6 महीने में आपके जीवन बदलने वाला है। परिवार, नातेदार, रिश्तेदार सब कोई बदल जाएंगे। बस अच्छे लोगों के साथ रहना स्वीकार करो। ऑप्शन आपके सामने है, संसद का संविधान, उपराष्ट्रपति का चुनाव, संसद के सदनों की अवधि, भारत के अटॉर्नी जनरल। तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति के संदर्भ में 2 बातें मैं आपको लिए बेहद खास बता रहा हूं कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, इसका जिक्र अनुच्छेद 63 में है, और राज्यसभा का सभापति होगा। यह ध्यान में रखना है कि राज्यसभा का सभापति होगा उपराष्ट्रपति, लेकिन यह राज्यसभा का सदस्य नहीं होगा। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। उपराष्ट्रपति जो होगा ये राज्यसभा का सभापति नहीं होगा, और राज्यसभा में सामान्य मामलों में मतदान नहीं कर सकता है। प्यारे साथी, ये कब मतदान करेगा, जब विशेष स्थिति आ जाए, निर्णायक मत देना हो, जिसे हम लोग कास्टिंग वोट कहते हैं। कास्टिंग वोट के समय ये वोट कर सकता है। ठीक, अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करता है। तो आधिकारिक भाषाओं की सूची जो है प्रदान करता है, ऑप्शन आपके सामने है 11वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची, 4थी अनुसूची, 8वीं। आप सभी जानते हैं 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में हमारे जिक्र किसका है, भाषा का। और मैंने इसके पहले की क्लास में आपको बताया कि मूल हमारे संविधान में मूल कितनी भाषाएं थी, तो मूल 14 भाषाएं थी, और अभी बढ़कर कितनी हो गई हैं, तो वर्तमान में अगर हम लोग बात करते हैं तो वर्तमान में हो गई हैं 22। यानी कितनी भाषा जोड़ी गई है, 8 भाषाएं जोड़ी गई हैं। और कल भी मैंने आपको बताया कि ये 8 भाषाएं 3 संशोधन से जोड़ी गई हैं। 21वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 71वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट और 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा। 21वां संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया है, और 71वां संविधान संशोधन का एक ट्रिक बना सकते हैं आप, नमक, ना फॉर नेपाली, मा फॉर मणिपुरी और का फॉर कोंकणी। ये 3 भाषाओं को जोड़ा गया है। इनका क्रम पूछता है,
प्यारे साथी, अगर ये आप रट लिए, तैयार कर लिए तो खूब बेहतर होगा। और 92वां संविधान संशोधन का एक ट्रिक रखते हैं हम लोग, BDMS। BDMS, इन 4 भाषाओं को जोड़ा गया 92वां संविधान संशोधन के द्वारा, और 92वां संविधान संशोधन से इनको जोड़ा गया 4 भाषाओं को। B फॉर बोडो, D फॉर डोंगरी, M फॉर मैथिली और S फॉर संथाली। संथाली ये क्रम है, बिल्कुल भूलना नहीं। ये क्रम आप याद रखोगे तो स्वाभाविक है आपका पेपर बहुत बढ़िया होगा। 11वीं अनुसूची में हम सभी लोग जानते हैं पंचायत का जिक्र है, 12वीं में नगर पालिका, 4थी में है राज्यसभा में सीटों का आवंटन। नेक्स्ट सवाल है आपके लिए, भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफी हद तक प्रभावित है कहाँ के संविधान से? दक्षिण अफ्रीका के, जर्मनी के, जापान के, कि संयुक्त राज्य अमेरिका के? तो बिल्कुल ये करीब है किसके? जापान के, क्योंकि विधि की स्थापित प्रक्रिया जो है वो कहां से लिया गया है? जापान से। हम सभी पढ़ते हैं कि संविधान संशोधन कहां से लिया गया है, तो संविधान संशोधन की धारणाएं हम लोगों ने अपनाया है दक्षिण अफ्रीका से। आपात उपबंध कहां से लिया गया है? इमरजेंसी प्रोविजन, तो आपात उपबंध हम लोगों ने जर्मनी के संविधान से लिया है। और विधि की स्थापित प्रक्रिया कहां से लिया है? आपात उपबंध जर्मनी से लिया है, विधि की स्थापित प्रक्रिया जापान से, और संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार हो गया, लिखित संविधान हो गया, महाभियोग हो गया, न्यायिक पुनरावलोकन हो गया, उपराष्ट्रपति का पद हो गया, ये सब कहां से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। नेक्स्ट प्रश्न है, अब देखो आयोग कितना सरल सवाल पूछ रहा है। जब से आप पॉलिटी शुरू करते हो और संविधान सभा पढ़ते हो, पहला सवाल ये बिल्कुल समझो आपकी जो बच्चा शुरू करेगा तैयारी वो सबसे पहले इसी को पढ़ता है। तो ऐसे प्रश्न अगर दोबारा आए और आपसे गलती हो जाए तो ये क्षम्य नहीं है, इसलिए इसको खूब रटो, इतनी बार रटो कि रात में अगर सोते वक्त किसी ने पूछ लिया संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष, तो तुरंत जुबान निकल जाए, आंखें ना खुले लेकिन प्रश्न का उत्तर आ जाना चाहिए। तो भारतीय संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, JB कृपलानी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू। कल की क्लास अगर आपने देखा तो मैंने खूब बढ़िया से आपको संविधान की सारी समितियों के बारे में बताया। प्यारे साथी, मैंने बताया कि संविधान में कुल कितनी समितियां? 22। बड़ी कितनी समितियां हैं? 8। और इस 22 में मैंने बताया था आपको कि 12 जो है प्रतीकात्मक कार्यों के लिए गठित थी और 10 समितियां सामान्य कार्यों के लिए गठित की गई थी। कल का क्लास आपके लिए सबसे बेहतर रहा होगा और उम्मीद कि आपने अच्छा आंसर भी किया होगा आज की क्लास में। भारत के संविधान के मूल दस्तावेज के द्वारा हाथ से लिखा गया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरोजिनी नायडू, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कल की भी क्लास में हमने चर्चा की कि प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने हस्तलिखित किया था और इसे किस शैली में? इटैलिक शैली में बाखूबसूरत इन्होंने लगभग 200 से अधिक निब पिनों का इन्होंने प्रयोग किया था और बहुत सुंदर लिखा था। 1 रुपए का शुल्क नहीं लिया था। बस इन्होंने पंडित जी से इतना निवेदन किया कि हमारा भी नाम संविधान में अंकित करवा दीजिएगा। ये मेरा लिए बड़ा दुर्भाग्य रहा कि मैं संविधान सभा का सदस्य न बन पाया, लेकिन अगर आप इतनी कृपा करेंगे कि संविधान में मेरा भी नाम अंकित हो जाए तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी। पंडित जी ने कहा ठीक है, मैं प्रयास करूंगा कि आपका नाम को अंकित किया जाए। आज भी हम लोग याद करते हैं इनको। बाकी आप जानते हैं भारतीय संविधान का जनक या पिता किसे कहते हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। आधुनिक मनु किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। सरोजिनी नायडू के बारे में आप खूब जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष यही थी। डॉक्टर राजेंद्र बाबू के बारे में कहते हैं हम लोग कि संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र बाबू। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे, नियम प्रक्रिया समिति के अध्यक्ष थे और देश के पहले राष्ट्राध्यक्ष भी कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र बाबू थे, जिनका जन्म बिहार की धरा भूमि पर हुआ था। अगला सवाल है, भारत के संविधान में कुल कितने भाग हैं? अभी हम लोगों ने चर्चा की 24, 18, 20 और 22। तो कितने भाग हैं? 22 भाग हैं संविधान में, लेकिन वर्तमान में अगर कहें तो कितने हो चुके हैं? 25। तो कितने बढ़ गए? 3 भाग बढ़े हैं। और मूल रूप से कितने भाग थे? 22। और हमारा संविधान 22 भागों में बटा हुआ है। भारत एक है। ऑप्शन है आपके सामने हिंदू मुस्लिम राष्ट्र, बी ऑप्शन है हिंदू राष्ट्र, सी है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र और डी है इनमें से कोई नहीं। तो भारत एक कैसा है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, या जिसे आप पंथ निरपेक्ष कह सकते हैं। पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है।
प्यारे साथी, ये दो शब्दों से मिलकर बनता है पंथ योग निरपेक्ष। पंथ योग निरपेक्ष। पंथ का मतलब होता है विचारधारा। पंथ का मतलब क्या है? विचारधारा। और निरपेक्ष का मतलब मना करना। मना करना यानी अर्थ क्या निकल रहा है कि हमारे राज्य के पास कोई एक विचारधारा नहीं है, बल्कि हम सभी विचारधाराओं का आदर सम्मान करते हैं। राज्य के पास कोई अपना धर्म नहीं है, धर्म से निरपेक्ष है, मना कर दिया है। बल्कि राज्य के पास अपना कोई धर्म नहीं, बल्कि हमारे देश में सभी धर्म, सभी पंथों को राज्य एक समान दृष्टिकोण से ध्यान रखता है और सबके कार्यक्रमों को सुनियोजित ढंग से संपादित करने का उसका प्रयास रहता है। क्योंकि हम लोग संविधान पढ़ रहे हैं। सम मतलब बराबर, विधान मतलब कानून, यानी बराबर का कानून हो। अब पता चला किसी पंथ के लिए विशेष व्यवस्था हो जाए और किसी पंथ के लिए विशेष व्यवस्था ना की जाए, तो ये तो फिर बराबर का विधान नहीं होगा। तो इसलिए प्यारे साथी ध्यान रखना कि भारत जो यानी राज्य जो है, भारत क्या है? एक राज्य है और राज्य के पास अपना कोई विचारधारा, एक विचारधारा नहीं है, ना कोई अपना धर्म है, बल्कि सभी विचारधारा, सभी धर्म, सभी मजहबों को एक समान दृष्टिकोण से ध्यान रखता है। अगले सवाल पे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न इसी से संबंधित है। देखिए, धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या है? अभी हमने बात किया। ऑप्शन ए है कि राज्य सरकार सभी के लिए धर्म के खिलाफ है, जो कि गलत है। राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकार किया गया है। सी है राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं किया गया है। डी इनमें से कोई नहीं। तो अभी मैंने आपको बताया कि राज्य हमारा जो है धर्म से निरपेक्ष है। निरपेक्ष मतलब मना कर दिया। धर्म मतलब धारण करना। क्या धारण करना? धर्म जो है ध्री धातु से बना है। जो धारण करने योग्य है वो धर्म है। क्या धारण करने योग्य है? अच्छे कर्तव्य। यहां धर्म का नाम लो तो लोग समझते कि नहीं दीपक जलाना है, धूप करना है, अगरबत्ती करना है भगवान के पास। नहीं, धर्म धारेत इति धर्मः, जो धारण करने योग्य है वो धर्म है। क्या धारण करने योग्य है? माता पिता का आदर सम्मान करना चाहिए, बड़े बुजुर्गों के प्रति हृदय में आदर सद्भाव रखना चाहिए, छोटों को भी सम्मान देना चाहिए, सभी के प्रति अपना दृष्टिकोण एक नजरिए से बना के रखना चाहिए। ये सब क्या है? धारण करने योग्य है। धारण कर लो, आपका भी विकास होगा, राष्ट्र का भी विकास होगा। अगला प्रश्न है और अगला खूबसूरत सवाल ये है कि भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, फिर भी हो सकता है आप विस्मृति हो चुकी हो, लेकिन मैं आपको भूलने नहीं दूंगा। यही इस चैनल की विशेषता है। ऑप्शन है कि सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। बी है कि भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। सी है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। और डी है कि भारत राज्यों का संघ है। तो बिल्कुल इसका अर्थ क्या होगा कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। कैसे समझोगे? आइए बात करते हैं। यहाँ पर तो आपको समझाता हूँ मैं बढ़िया से। एक तरफ मैं बात करता हूँ भारत का और एक तरफ अपने मालिक की बात करता हूँ। हमारे मालिक कौन थे? तो ब्रिटिश हुकूमत की बात करें या खासतौर पे इंग्लैंड लिखें तो ज़्यादा आप समझ पाओगे, इंग्लैंड की। अब भारत के संविधान में, या पहले मैं इंग्लैंड के संविधान बताऊं, तो इंग्लैंड का संविधान कैसा है? राजतंत्रात्मक, राजतंत्रात्मक गणराज्य है। राजतंत्रात्मक गणराज्य है। और भारतीय संविधान जो है वो लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। ये अंतर है दोनों में, ध्यान से समझिएगा इस बात को कि भारत में क्या है? लोकतंत्रात्मक गणराज्य है और वहां राजतंत्रात्मक गणराज्य है। यानी हमारे यहां जो गण का मुखिया होगा वो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होगा, लेकिन यहां जो राज्य का मुखिया होगा इंग्लैंड में वो वंशानुगत होगा। यानी राजा ही गद्दी पर आसीन होगा, फिर राजा का लड़का ही राजा होगा। ये अनुवांशिक धारणा पर पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा, चाहे राजा का लड़का काबिल हो या ना हो, लेकिन राजा का लड़का राजा होगा। अगला सवाल है, एक व्यवस्थित सामाजिक संरचना का संकेत बिंदु क्या है? सामाजिक आर्थिक अंतर की समाप्ति, कठिन समय में एकात्मकता, उद्देश्य एवं विचारों में समानता, समूह के सदस्यों की उत्पादकता। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, उद्देश्य और विचारों में समानता ही एक सामाजिक संरचना का संकेत करता है। नेक्स्ट सवाल है, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी। हम लोग खूब जानते हैं कि अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र बाबू। और जब हम लोग बात करते हैं संविधान सभा की तो एक चर्चा हम लोग खूब करते हैं संविधान सभा के संदर्भ में, वो ये है कि संविधान सभा के बारे में हम लोगों ने कल भी खूब व्यापक बात की थी कि स्थापना कब हुआ? 9 दिसंबर 1946 को।
और ये भंग कब कर दिया गया संविधान सभा? तो भंग हुआ 24 जनवरी 1950 को। ये 2 तारीखें याद रखेंगे तो ज्ञानवर्धन बेहतर हो जाएगा। लेकिन यहाँ अगर हम लोग बात करते हैं अध्यक्ष की, संविधान सभा के अध्यक्ष की, तो यहाँ 2-3 तरीके से सवाल मैं आपको समझाने वाला हूँ अध्यक्ष के संदर्भ में। पहला तो मैं आपकी नज़र बिल्कुल यहाँ पर प्रकाशित कराऊंगा, आपको थोड़ा सा आपका ध्यान आकर्षित करूंगा कि पहले अध्यक्ष की बात करें तो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा, इनको हम लोग पहले अस्थायी अध्यक्ष भी कह सकते हैं कि ये संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष भी थे। और यही अगर हम लोग बात करते हैं पहले उपाध्यक्ष, तो पहले उपाध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी। एच.सी. मुखर्जी, जिन्हें हम लोग कहते हैं हिरेंद्र चंद्र मुखर्जी। और यहां एक बात मैं और भी बताऊं कि मनोनीत सभापति या उपाध्यक्ष, कभी कभी उपाध्यक्ष दे देता है या सभापति लिखा रहेगा, मनोनीत सभापति या उपाध्यक्ष कौन थे, ब्रैकेट में उपाध्यक्ष भी लिख सकते हैं जानकारी के लिए। तो मनोनीत सभापति या उपाध्यक्ष के रूप में रखा गया था किसको? तो यह इस ओहदे पे लाया गया था फ्रैंक एंथनी को। फ्रैंक एंथनी को मनोनीत किया गया था। अब दूसरी बात जो है वो जानकारी और भी बढ़ाती है कि प्यारे साथी, दूसरे अध्यक्ष कौन थे? हमने तो पहले अध्यक्ष की बात कर ली, दूसरे अध्यक्ष की अगर हम लोग बात करें तो दूसरे अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के दूसरे अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इन्हीं के बारे में हम लोग एक बात और भी पढ़ते हैं कि संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष भी कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और बात तो आगे और बढ़ाते हैं हम लोग, और यहाँ पर आगे प्रमुख बातों में यहाँ पर जब चर्चा करते हैं संविधान सभा के बारे में, तो एक बात और भी ध्यान रखते हैं कि संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार कौन थे? ये सवाल भी पूछा जाता है। चीफ ड्राफ्टमैन कौन थे? मुख्य प्रारूपकार। तो संविधान सभा के जो मुख्य प्रारूपकार थे वो थे HVR। मुख्य प्रारूपकार थे, एच या सचिव थे इनके जो थे वो HVR आयंगर साहब सचिव पद पे थे, लेकिन मुख्य प्रारूपकार थे इनके LN मुखर्जी। LN मुखर्जी साहब ये मुख्य प्रारूपकार थे। और एक नाम और आता है कि संविधान सभा के सचिव ओहदे पे कौन थे? तो वो थे आयंगर साहब, आयंगर। और एक बात अगर आप ध्यान और रख सकते हैं तो ये कि संविधान सभा में मोहर जो प्रयोग किया गया था, उस मोहर पर किस पशु का अंकन मिलता है? हाथी का। और बाकी आप सब खूब जानते हैं संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। 18 दिन का समय लगा। अधिकतम हम कह सकते हैं 3 वर्ष का समय लगा। यह भी सवाल पूछा जा चुका है। ठीक, अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, भारत का राष्ट्रगान जन गण मन की रचना किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रगान जन गण मन की रचना की है, ऑप्शन पहले देख लो, रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, मुंशी प्रेमचंद, अमर्त्य सेन। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? गुरुदेव। और रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने। और इन्होंने गांधी जी को महात्मा कहा था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने किसकी रचना की? राष्ट्रगान की। राष्ट्रगान की बांग्ला भाषा में इन्होंने रचना की, बंगाली भाषा में रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और राष्ट्रगान के संदर्भ में अगर बात करते हैं, आप जानते हैं हमारा राष्ट्रगान क्या है? जन गण मन। जन गण मन जो है हमारा राष्ट्रगान है। और राष्ट्रगान की रचनाकार रविन्द्रनाथ टैगोर। और बात अब यहाँ से सवाल क्या बनता है? और तो सवाल ये बनता है कि राष्ट्रगान पहली बार राष्ट्रगान का गायन कब हुआ? तो पहली बार राष्ट्रगान का गायन किया गया प्यारे साथी 27 दिसंबर 1911 को। 27 दिसंबर 1911 को आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार इसको गाया गया। और इस कलकत्ता अधिवेशन की, आईएनसी के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे, अध्यक्ष थे पंडित बिशन नारायण धर। पंडित बिशन नारायण धर। यह भी सवाल कई बार आयोग पूछ चुका है।
और इस समय कहते हैं जॉर्ज पंचम का भारत आगमन हुआ था। उनके सम्मान में इस पर बड़ा आरोप लगता है, आक्षेप लगता है, इस पर कभी चर्चा करेंगे। लेकिन ध्यान रखना, पहली बार राष्ट्रगान गाया गया। और कहते हैं कि राष्ट्रगान का प्रकाशन कब किया गया, तो राष्ट्रगान का प्रकाशन प्यारे साथी किया गया 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका में। यह भी सवाल आयोग ने पूछा है कि किस पत्रिका में इसका पहली बार प्रकाशन किया गया, तो तत्वबोधिनी पत्रिका में इसका प्रकाशन 1912 में किया गया। और जो आखिरी बात ध्यान रखना वो ये आपको कि राष्ट्रगान को संविधान में स्वीकार कब किया, तो इसे स्वीकार किया गया या स्वीकृति दी गई 24 जनवरी 1950 को। बाकी अब बात करते हैं हम राष्ट्रगान के संदर्भ में, तो राष्ट्रगान में कुल 5 पद हैं। पहले पद के ही स्वीकार किया गया है और इसके गायन में, राष्ट्रगान के गायन में सामान्यतः कितने समय लगते हैं, 52 सेकंड का समय लगता है। लेकिन आपात या संक्षिप्त अगर बात करते हैं तो संक्षिप्त 20 सेकंड का समय माना जाता है। इतनी बातें आपको राष्ट्रगान के संदर्भ में ध्यान में रखना है। बाकी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने राष्ट्रगीत लिखा, वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्याम लाम मातरम वंदे मातरम। इसकी रचना किसने किया था, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। अगला सवाल है कि किस मामले में आत्मरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं होगा। ऑप्शन है लोक सेवक द्वारा किया गया कार्य, आपराधिक अत्याचार को रोकने में, जंगम संपत्ति की रक्षा में, उपरोक्त में से सभी। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा, होगा नहीं, लोक सेवक के द्वारा किया गया कार्य। और इसके लिए जब हम लोग पढ़ेंगे वीएनएस तो आपको खूब बेहतर यहाँ पर मैं इसकी व्याख्या करूंगा। लेकिन फिर भी अगर बता दूं इसके जिक्र कि ये भारतीय दंड संहिता की धारा, भारतीय दंड संहिता की धारा 96 से लेकर के 106 में जिक्र इसका आता है। 106 तक का इसका जिक्र किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आता है, तो अगला सवाल शायद यहीं तक रहा और यह सेशन हो गया आपका पूर्ण। तो संवैधानिक विकास से आयोग ने जितने भी सवाल संविधान के आरंभिक चैप्टर से बनाए, मैंने आपके लिए सभी PYQ सीरीज बिल्कुल सरलता और आसानी से आपके समक्ष पेश किया। उम्मीद कि आपको इस बहुत बढ़िया से समझे होंगे और सुने होंगे। और अगर आपको समझ में खूब बेहतर आया, नोट्स भी अच्छे से बनाए, तो मैं आपसे बोलूंगा मेरे भाई सब्सक्राइब कर लो। क्यों कर लो, ताकि नोटिफिकेशन चलता रहे, पहुंचता रहे कि अगली क्लास कब होने वाली है। और साथ में लाइक भी कर देना। लाइक क्यों कर दो, ताकि आपका अपना YouTube चैनल आगे खूब बढ़ता रहे। और जितना बढ़ेगा हम लोग आपके लिए उतना ही बेहतर चीजें ला करके प्रस्तुत करते रहेंगे। तो मिलते हैं एक नए सेशन पे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।